नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सर, हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। किसका? इतिहास का। हिस्ट्री से रिलेटेड हम पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं। पहले वीडियो में जो है भारत का नामकरण और दूसरे वीडियो में भारत इतिहास एवं उसका विभाजन, इतिहास तथा विभाजन को हम डिस्कस कर चुके हैं। नामकरण अर्थात भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इतिहासकार क्या क्या संदर्भ देते हैं इस मामले में, भारत को आर्यवर्त क्यों कहा गया, चीनियों ने भारत को इंतु क्यों कहा, हिंदुस्तान, इंडिया, इन सारे नामों के पीछे कारण क्या है वो हमने पहले वीडियो में देखा है सर। उसके बाद हमने इतिहास देखा, जिसमें इतिहास का अर्थ, हिस्ट्री शब्द के मायने, हेरोडोट्स उसके पिता, हेरोडोट्स उसकी पुस्तक और उसके साथ हेरोडोट्स के भारत के संदर्भ में दिए हुए कथनों में आपको बता दूं, अगर आज पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे एमपीपीएससी में, तो कथनों का एक ट्रेंड चल चुका है। फला इतिहासकार ने क्या कहा है, फला व्यक्ति ने क्या कहा है, तो कथन अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुके हैं। तो अगर जिन व्यक्तियों ने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाइए चैनल पे पीछे और पीछे वीडियो देखिए। सर, उसके बाद हमने इतिहास का विभाजन बताया, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल अर्थात मानव विकास का वह काल जिस काल में मनुष्य ने लिपि का विकास नहीं किया है, अर्थात मानव अभी जो है खनाबदोष स्थिति में है। उसके बाद हमने आद ऐतिहासिक काल देखा, प्रोटो हिस्टोरिक एज देखा। इस काल के मनुष्य ने लिपि का तो विकास कर लिया, पर सर हम लोगों ने उनकी लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाया है, यानी कि मानव विकास का वह काल जिस काल का लिपि तो विकसित है, पर आज के मनुष्य ने उस काल की लिपि का अध्ययन नहीं कर पाया है। उसके बाद हमने थर्ड वन देखा, ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक एज, मानव विकास का वह काल जिस काल में मनुष्य ने लिपि का विकास किया और आज उसे हम सफलतापूर्वक पढ़ भी सकते। सर, लिपि, भाषा को लिखने का तरीका, लिपि, जैसे हिंदी अगर भाषा है तो उसकी लिखित रूप यानी कि उसकी लिपि क्या हो जाएगी, देवनागरी। जैसे संस्कृत की ब्राह्मी हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है पीछे। उसके बाद जब हमने प्रागैतिहासिक काल देखा तो हमने बताया कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल पढ़ेंगे। तो सर, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है पाषाण काल, या इसी को हम कहते हैं स्टोन एज। आपको बता दूं, पाषाण काल वह काल है जब मनुष्य पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया करता था। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया, किसका? पत्थर के उपकरणों का प्रयोग। तो जिस काल में मनुष्य ने पत्थर के उपकरणों का उपयोग या प्रयोग किया है उस काल को सर हम पाषाण काल कहते हैं। अगर आप देखोगे तो 25 लाख बीसी से 3000 बीसी, 25 लाख बीसी से 3000 बीसी का एक बहुत लंबा समय पाषाण काल में रखा जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इतना लंबा समय है, अलग अलग समय पे अलग अलग उपकरण, अलग अलग मानव आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसके चलते इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इसका विभाजन 3 भागों में कर दिया। कितने भागों में? 3 भागों में कर दिया। मैं आपको बता दूं, उस काल तक मनुष्य खनाबदोष है, खाद्य संग्राहक है, यानी कि फूड कलेक्टर है। आज कोई शिकार कर दिया, आज अपना पेट भर लिया सर, और कल के लिए उस शिकार को रिजर्व कर लिया। तो इस समय तक मनुष्य क्या है? खाद्य संग्राहक है। देखेंगे सर, धीरे धीरे मनुष्य अपनी प्रवृत्ति चेंज करता है,
मनुष्य स्वयं में विकास करता है। और इसीलिए हमने पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 टाइप्स में डिवाइड करा है। जो पहला काल है वो है पुरापाषाण काल, या इसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज। जो दूसरा पार्ट है वो है मध्य पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं मीसोलिथिक एज। और सर ये जो तीसरा पार्ट है इसे कहते हैं नवपाषाण काल। जिसे कहते हैं हम नियोलिथिक एज। ये किसका विभाजन किया तो याद रखना सर, पाषाण काल यानी कि स्टोन एज का, क्योंकि इसकी समय अवधि बहुत ज्यादा है तो इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांट लिया। और सर मैं आपको बता चुका हूं, इसको जो बांटने का आधार रखा वो इस काल के जो पत्थर के उपकरण है ना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि पाषाण काल का विभाजन किस आधार पर किया गया तो बता देना सर, पत्थर के उपकरणों के आधार पर, पत्थर के उपकरणों के आधार पर। यानी कि मनुष्य आप देखोगे कि प्रारंभिक पाषाण काल में जो है अलग प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करते हैं, फिर आगे अलग प्रकार के उपकरणों का प्रयोग, फिर अलग प्रकार के उपकरणों का प्रयोग। तो इस टाइप में यानी कि पत्थर के आधार पर, पत्थर के उपकरणों के आधार पर हमने पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नवपाषाण काल। तो सर एक एक से हम तीनों कालों को उठाएंगे और देखेंगे सर कि किस काल में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो पहला पार्ट है सर पुरापाषाण काल। समझना, पैलियोलिथिक एज। इस समय मनुष्य नदियों के किनारे रह रहा है, पहली चीज याद रखना, कनेक्ट कराऊंगा, नदियों के किनारे रह रहा है। कारण मैं आपको बता दूं, अगर मानव नदियों के किनारे रहेगा तो आसानी से उसको पीने के लिए जल मिल सकता है, शिकार करने के लिए मछली आदि मिल सकती हैं, और जब कभी जंगली पशु पानी पीने आएंगे तो मनुष्य उनका शिकार करके फिर से जो है अपने लिए खाद्यान्न आदि की व्यवस्था कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा है मनुष्य का नदियों के किनारे बसने का। दूसरी, नदियों के किनारे एक पत्थर पाया जाता है जिसे कहते हैं क्वार्टजाइट पत्थर, क्वार्टजाइट, या इसी को कहते हैं स्फटिक पत्थर। आपने देखा होगा नदियों के किनारे एक गोल सा पत्थर जैसे चिकना होता है, शिवलिंग के आकार का। कभी कभी माता लोग इनको नदिया से उठा के जो है अपने घर के मंदिर में भी स्थापित कर देते हैं एज अ शिवलिंग पूजा के लिए। लेकिन याद रखना ये कैसा होता है, स्फटिक होता है, बहुत भंगुर टाइप पत्थर होता है। अगर इसको बहुत तेजी से अटैक कर दिया जाए तो सर ये टूट भी सकता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुरापाषाण काल में मनुष्य ने किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया तो बता देना सर, क्वार्टजाइट पत्थर या स्फटिक पत्थर, पहली चीज ये। उसके बाद मैं आपको बता दूं, पुरापाषाण काल में जो है, पुरापाषाण काल को भी हमने अध्ययन की दृष्टिकोण से 3 भागों में डिवाइड किया है। जिसमें पहला निम्न पुरापाषाण काल, इसको बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज। सेकेंड वन इज
मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और फिर तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, या इसी को कहते हैं अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। तो फिर पहले पाषाण काल को 3 भागों में बांटा हमने, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और फिर उच्च पुरापाषाण काल। अब हम बारी बारी से तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सर निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, समझना सर, इस समय मनुष्य, मैंने आपको बता दिया था, नदियों के किनारे निवास कर रहा है, वहां से उसको स्फटिक पत्थर मिलता है। तो ये गोल चिकना पत्थर था जो स्फटिक पत्थर है, इसे इतिहासकारों ने एक नाम दिया, पेबल। जब इस पत्थर के एक तरफ से इसको पैना कर दिया गया, एक तरफ से इसको शार्प कर दिया, इसको तोड़कर, फिर इस पत्थर को नाम दिया गया सर चॉपर। और जब इस पत्थर को इस तरीके से दोनों तरफ से पैना कर दिया गया, फिर इस पत्थर को नाम दिया चॉपिंग। समझना, जब यह पत्थर गोल था तब इसको पेबल कहा गया, जब इसको एक तरफ से धारदार बनाया गया तब इसको चॉपर कहा गया, और जब इसको दोनों तरफ से धारदार बनाया गया फिर उसको चॉपिंग कहा गया। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं तो समझना। निम्न पुरापाषाण काल में हमको 2 संस्कृतियां मिली हैं। पहली जो संस्कृति है उसे कहते हैं चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति। इंग्लिश मीडियम वाले इसका रोमन कर लीजिएगा, चॉपर, चॉपिंग, पेबल कल्चर, है ना, सेम रहेगा। और दूसरी जो इस काल में संस्कृति मिल रही है वो हमको मिल रही है हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। यानी कि हमको जो निम्न पुरापाषाण काल में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला तो चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति पढ़ना है, किसने खोज करी, कहां इनके स्थल मिले, और दूसरा हमको हैंड एक्स संस्कृति पढ़ना है, खोज, स्थिति वगैरह इसमें भी देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये जो चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति है ना सर, इसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के जो उपकरण है वो क्या है, चॉपर, चॉपिंग और पेबल। यानी कि जिस संस्कृति में चॉपर, चॉपिंग और पेबल का उपयोग होता हो उस संस्कृति को नाम क्या दिया सर हमने, चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति। इसके जो स्थल हैं हमें सोहन घाटी से मिलते हैं, सोहन घाटी। कभी ये सिंधु की सहायक नदी हुआ करती थी, किसकी, सिंधु की, अब ये लुप्त हो चुकी है। और इसकी जो स्थिति थी पंजाब में थी, है ना, पंजाब वो भी किसका, पाकिस्तान का, याद रखना, भारत का पंजाब नहीं, पाकिस्तान के पंजाब में सोहन घाटी स्थित है जो सिंधु नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। वर्तमान में ये विलुप्त प्राय हो चुकी है। तो जो चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति के उपकरण है पहली बार सोहन घाटी में खोजे गए। किसमें खोजे गए, सोहन घाटी में। इसीलिए चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति को सोहन घाटी संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, सोहन घाटी संस्कृति। समझ गए क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि इस काल के, इस संस्कृति के जो उपकरण हैं पहली बार सोहन घाटी में खोजे गए। इसीलिए इतिहासकारों ने इस संस्कृति को क्या कहा? चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति या सोहन घाटी संस्कृति। अब जो व्यक्ति हैं जिन्होंने सोहन घाटी में पहली बार चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण खोज निकाले, उन व्यक्ति का नाम है डीएन बाडिया। समझना सर, डीएन बाडिया 1928 में डीएन बाडिया साहब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जाते हैं और उन्होंने वहां से सोहन घाटी से कुछ चॉपर और चॉपिंग और पेबल उपकरणों को खोज निकाला पहली बार। इसीलिए चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति का खोजों का जनक कहा जाता है। किसको? डीएन बाडिया को। क्या कहा जाता है सर? इनको जनक कहा जाता है। किसका सर? तो चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति का। मैंने इतनी चीजें क्लियर कर दी। इसके बाद जो दूसरा स्थल है जहां से चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण मिलते हैं वो स्थल है बेलन घाटी। बेलन घाटी सर, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जगह है। मिर्जापुर में है ये, उत्तर प्रदेश। कुछ स्टूडेंट तो मिर्जापुर का नाम सुनते ही खुश हो गए होंगे, गुड्डू भैया है ना। अच्छा है, तो चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण कहां से मिले सर? सोहन घाटी से मिले और बेलन घाटी से मिले। पहली बार खोज डीएन बाडिया कर रहे हैं, इसीलिए इनको जो है हम जनक कहते हैं। काय का? चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के खोजों का जनक कहते हैं। अगर आप देखोगे बेलन घाटी यानी कि उत्तर प्रदेश और सोहन घाटी यानी पाकिस्तानी पंजाब, ये दोनों ही उत्तर भारत में स्थित है। इसीलिए हम कभी कभी इसको क्या कह देते हैं सर? याद रख लेना, इसे उत्तर की संस्कृति, उत्तर की संस्कृति या नॉर्थर्न कल्चर कह सकते हैं। कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये कहां है? ये संस्कृति जनरली उत्तर भारत में डेवलप हो रही है। मैंने आपको बताया इस संस्कृति के दो स्थल मिले। पहला सोहन घाटी, दूसरा सर बेलन घाटी। खोज किसने की? डीएन बाडिया ने। कब की सर? तो 1928 में। सोहन घाटी सिंधु की सहायक नदी पाकिस्तान के पंजाब में, बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। और इस समय पे जो उपकरणों का प्रयोग कर रहा है मनुष्य, वो क्या था? या तो वो चॉपर होगा या चॉपिंग होगा या पेबल होगा। और फिर ये घटना किस काल की है? तो बता दिया था मैंने किस काल की है? निम्न पुरापाषाण काल की है। किस काल की है सर? निम्न पुरापाषाण काल की है ना। चॉपर चॉपिंग में हमने क्या देख लिया? पहला सोहन घाटी देखा और दूसरा बेलन घाटी देखा। ये तो बात हो गई फिर उत्तर भारत में। लेकिन इसी समय यानी कि निम्न पुरापाषाण काल में दक्षिण भारत में एक संस्कृति पनप रही थी, उसे सर हम कहते हैं दूसरी संस्कृति जो दक्षिण भारत में पनप रही थी वो क्या है सर? हैंडेक संस्कृति। हैंडेक्स कल्चर या हस्त कुठार संस्कृति। पहले तो मैं आपको बता दूं, इस हैंडेक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी मत समझना इसको, जो वर्तमान कुल्हाड़ी होती है कि बहुत बड़ा लकड़ी का बैट रहता है जिसमें, और लोहे की कुल्हाड़ी टाइप की होती है। ऐसा नहीं होता है सर। ये कुछ इस प्रकार का था, आगे से पैना और नीचे से इसमें कुछ मूठ टाइप का था, यानी कि इधर दोनों तरफ से पैना था और ये इस तरीके से कुछ रहता था, जिसे मनुष्य हाथ में पकड़कर जो है आसानी से शिकार या आत्मरक्षा कर सकता था। तो मैं इसमें आपको दो चीजें बताऊंगा, याद रखना। सबसे पहले
1863 का टाइम है सर। एक व्यक्ति है जिनका नाम आपने सुना होगा, रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड। ये तमिलनाडु जाते हैं। कहां जाते हैं सर? तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी एक जगह है पल्लवरम, याद कर लेना, अब ये इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। पल्लवरम। और जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि ये डीप है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब सर आपसे कहीं कभी मेहरगढ़ नहीं पूछा जाएगा सर, अब आपसे कभी कोल्डी हवा नहीं पूछा जाएगा। अब अगर क्वेश्चन बनेंगे तो नए क्वेश्चन बनेंगे, और नए क्वेश्चन कहां से बनेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। याद रखना, 1863 का टाइम होता है। एक व्यक्ति है रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड, तमिलनाडु जाते हैं। तमिलनाडु के पल्लवरम से एक हस्त कुठार यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी, हैंडेक्स खोज निकालते हैं पहली बार। उसी के अगले साल 1864 में एक व्यक्ति है विलियम किंग। विलियम किंग, ये भी तमिलनाडु जाते हैं सर। और तमिलनाडु के अतिरप्पकम, कहां से? अतिरप्पकम। ये भी तमिलनाडु के अतिरप्पकम से एक हैंडेक्स यानी कि हस्त कुठार खोज निकालते हैं। कालांतर में तब दक्षिण भारत में और बहुत सारे स्थल खोजे जाते हैं, यहां से हस्त कुठार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इतिहासकारों ने इस संस्कृति का नाम ही क्या रख दिया? हैंडेक्स संस्कृति या फिर हस्त कुठार संस्कृति। रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड 1853 पल्लवरम तमिलनाडु, 1864 में विलियम किंग तमिलनाडु के अतिरप्पकम से, और दोनों ने ही 2 हस्त कुठार खोज निकाले। तो पहली बार अब प्रश्न बनता है सर कि हैंडेक्स संस्कृति का जो पहला उपकरण है किसने खोजा? तो याद रखना, रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने। कब? 1853 में। हमने आपको 2 संस्कृति बता दी इस टाइम पे। एक उत्तर भारत की चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति है, और सर दक्षिण भारत में हैंडेक्स संस्कृति है। चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के जो स्थल है वो उत्तर भारत में मिले, इसीलिए हमने उसको नाम क्या रख दिया था? उत्तर की संस्कृति या उत्तरी संस्कृति। इसी तरीके से दोनों जगह तमिलनाडु और उसके आसपास क्षेत्र में जो है हस्त कुठार मिले, इसीलिए इतिहासकारों ने इस संस्कृति को नाम दिया दक्षिण की संस्कृति। क्या नाम दिया सर? दक्षिण की संस्कृति। और अंग्रेजों का टाइम चल रहा है, उस समय तमिलनाडु को मद्रास कहा जाता था, और जो प्रारंभिक उपकरण है वो तमिलनाडु यानी कि मद्रास से मिले। इसीलिए इतिहासकार ने हैंडेक्स संस्कृति को क्या कह दिया सर? मद्रासी संस्कृति। कंफ्यूज नहीं होना है सर, दक्षिण भारत की संस्कृति या दक्षिण की संस्कृति आ जाएगी तो भी हैंडेक्स संस्कृति हो जाएगी, और अगर मद्रासी संस्कृति आ जाएगी तब भी सर हैंडेक्स संस्कृति हो जाएगी। रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड के बारे में एक चीज याद रखना, इनको प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं सर इनको? प्रागैतिहासिक खोजों का जनक, प्रागैतिहासिक खोजों का जनक। तो रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को क्या कहते हैं सर? प्रागैतिहासिक खोजों का जनक। जैसे हमने चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति की खोजों का जनक किसको माना? डीएन वाडिया साहब को माना। 1928 में सोहन घाटी से पहला उपकरण खोज निकालते हैं। उसी प्रकार रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम से पहला हस्त कुठार यानी कि हैंडेक्स खोज निकालते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं सर? हैंडेक्स संस्कृति का जनक भी कहते हैं। याद रखना है इनको। किसको? रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को। तो हम अभी तक इतनी चीजें देख लिया, और इसके बाद सर एक चीज और याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, चौतरा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना सर। चौतरा हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, चौतरा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये एक स्थल है, यहां से उत्तर की संस्कृति यानी कि चौपर चौपर पेबल संस्कृति के उपकरण, उत्तर की संस्कृति के उपकरण, और सर दक्षिण की संस्कृति के उपकरण। समझना सर फिर से, चौतरा एक हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, यहां से दक्षिण की संस्कृति के उपकरण यानी कि हिंडैक संस्कृति के जो उपकरण है यानी कि हस्त कुठार के भी साक्ष्य मिलते हैं, और उत्तर की संस्कृति यानी कि चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति यानी कि चॉपर चॉपिंग और पेबल के भी साक्ष्य मिलते हैं। दोनों ही संस्कृति के साक्ष्य कहां मिलते हैं? चौतरा में। इसीलिए इतिहासकारों ने चौतरा को उत्तर की संस्कृति, उत्तर एवं दक्षिण की संस्कृति का मिलन बिंदु कहा है। संस्कृति का क्या कहा है सर? मिलन बिंदु यानी कि मीटिंग पॉइंट, यानी कि एक ऐसी जगह है यहां से हमको हिंडैक संस्कृति के भी साक्ष्य मिल रहे हैं और चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। इसलिए इतिहासकारों ने इसको क्या कह दिया? चौतरा को उत्तर और दक्षिण संस्कृति का मिलन बिंदु या मीटिंग पॉइंट। इसी के साथ सर हमारा निम्न पुरापाषाण खत्म हो जाता है। देखना एक बार, हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर हमने पुरापाषाण काल को उठाया, उसको हमने 3 भागों में बांट दिया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। हमारा निम्न पुरापाषाण काल कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम मध्य पुरापाषाण काल। क्या देखेंगे सर? मध्य पुरापाषाण काल। इसी को क्या कहते हैं सर? मिडिल पैलियोलिथिक एज। अब समझिए, अभी तक जो मनुष्य स्फटिक यानी कि क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग कर रहा था, जो कैसे थे? भंगुर पत्थर थे, कमजोर पत्थर थे, और स्फटिक पत्थर से क्या बनाया उसने? हस्त कुठार बनाया। स्फटिक पत्थर से क्या बनाया उसने? चॉपर बनाया, चॉपिंग बनाया, पेबल बनाया। अब जाके मनुष्यों ने स्फटिक पत्थर के स्थान पर जेस्पर या पर जो चैट जो पत्थर होते हैं ना, जेस्पर चैट, आप इतना साधारण इतना समझिए, आपने समानता इंसान को अंगूठी में पत्थर देखा होगा जो कठोर पत्थर होता है, उंगलियों में पहने रहते हैं लोग बाग, कैसा होता है? कठोर पत्थर। यानी कि क्वार्टजाइट पत्थर की अपेक्षा कठोर पत्थर का प्रयोग को प्रायिकता दे दी। यानी कि इस काल का मनुष्य जेस्पर चैट आदि के पत्थर के उपकरण है ना, आदि के उपकरणों का प्रयोग करने लगा। यानी कि अब इस काल में मनुष्य जो हथियार बनाएगा ना सर, वो किसके बनाएगा? जेस्पर का पत्थर हो गया, चैट का पत्थर हो गया, फ्लिट का पत्थर जिसे कहते हैं, यानी कि कठोर पत्थर। कैसा है ये? कठोर पत्थर है ये। इस काल तक मनुष्य जेस्पर चैट यानी कि कठोर पत्थरों का प्रयोग करने लगा। अब सर समझिएगा सर, इस काल में एक स्थल मिलता है जिसका नाम है नेवासा। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये नेवासा। नेवासा महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है सर। महाराष्ट्र में भी प्रवरा नदी के किनारे है ये, और प्रवरा के बारे में आप जानते हो, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है।
अगर आपने इससे पहले कभी हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी तो उसका दक्षिणतम बिंदु दायमाबाद को पढ़ते हैं, और दायमाबाद किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है। और ऐसे ही निवासा जो है वो भी किसके किनारे है सर? प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। तो नेवासा से मध्य पुरापाषाणकालीन उपकरणों की खोज करी है इतिहासकारों ने। किसकी खोज करी है सर? मध्य पुरापाषाणकालीन उपकरणों की। और ये सर इस काल में जेस्पर चैट जैसे पत्थरों का प्रयोग होने लगा, और इनसे बनाए जाने लगे फलक उपकरण। क्या बनाए जाने लगे? फलक उपकरण। फलक उपकरण समझना, मान लीजिए कोई मूल पत्थर है, क्रोड़ पत्थर है ये, इस पत्थर से अगर आपने एक छीप निकाल ली तोड़कर, जो पेनी अगर आपने देखी होगी छीप, तो इस छीप को क्या कहते हैं सर? इसको बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं? फलक। यानी कि मूल पत्थर से तोड़ के जो हम पतला पार्ट निकालते हैं पत्थर को, उसको क्या बोलते हैं सर? फलक। तो इस टाइम पर फलक निकाले जाने लगे किसके? जेस्पर के, चैट जैसे पत्थरों के। और फलक से बनाए गए उपकरण, जैसे सर आप जानते होंगे फलक उपकरण बनाए जाने लगे, तो इस काल में सर, इस काल को हमने क्या कह दिया? फलक संस्कृति। क्या कह दिया सर? फलक संस्कृति। और ये जो फलक संस्कृति कहा है ना, एक व्यक्ति है सांकलिया महोदय, नाम सुना होगा इनका, सांकलिया महोदय। सांकलिया महोदय ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहा है। इस काल में मैं आपको बता चुका हूं कैसे फलक के उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। और जिस पत्थर का प्रयोग करते थे ना, आप कैसा हो गया? जेस्पर चैट पत्थर, यानी कि कठोर पत्थर होता है ये। तो नेवासा याद रखना, महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे है। इसके बाद सर हम देखेंगे निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, ये पुरापाषाण काल का अंतिम भाग है सर। तो जब हम बात हम निम्न पुरापाषाण काल का करेंगे, अभी तक हमने क्या बना लिए? फलक के उपकरण बनाने लगे। फलक के अगर उपकरणों में आप स्पेशली देखोगे तो आपको देखने के लिए मिल जाए स्क्रैपर, खुरचनी जिसे कहते हैं, स्क्रैपर, है ना। व्यूरिन का भी प्रयोग कर लेते हैं इस टाइम पे कहीं कहीं, ठीक है सर। तो अब ये जो फलक उपकरण थे ना, फलक यानी कि ये जो पतला भाग निकाला था उसमें तोड़ के, इनको अब दोनों तरफ से पैना कर लिया गया और एक उपकरण निकाला जिसे कहते हैं सर ब्लेड। और जब फलक को एक तरफ से पैना किया गया सर, फिर एक उपकरण निकाला जिसका नाम है ब्यूरिन। क्या? ब्लेड और ब्यूरिन, सब कुछ सीक्वेंस से। जब हमने निम्न पुरापाषाण काल देखा तो क्वार्टजाइट पत्थर यानी कि मूल पत्थर से चॉपर चॉपिंग टेबल निकाला, यानी कि पत्थर को अपन ने एक तरफ से पैना कर दिया था तो चॉपर हो गया था, दोनों तरफ से पैना कर दिया तो चॉपिंग हो गया। जब एक पत्थर को तोड़ दिया और ये टूटा हुआ भाग निकल के आया तो फलक, जिसका हमने प्रयोग किया मध्य पुरापाषाण काल में। और जब इस फलक को एक तरफ से पैना कर दिया गया तो ब्लेड, और दोनों तरफ से पैना कर दिया गया तो सर ब्यूरिन। तो निम्न पुरापाषाण काल में ब्लेड और ब्यूरिन जैसे उपकरणों का प्रयोग होने लगा। इसीलिए इतिहासकारों ने इस काल को क्या कहा है? ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति। ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति। क्या कहा है सर? ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति। इस टाइम का एक स्थल है, याद कर लेना, लोहदा नाला। जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो बता रहा हूं, लोहदा नाला। ये लोहदा नाला वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलाहाबाद में पड़ता है सर, उत्तर प्रदेश। लोहदा नाला से एक मात्र देवी की प्रतिमा भी मिली है अपन को। क्या मिली है? मात्र देवी की प्रतिमा, जिसे वर्तमान
इलाहाबाद कौशाम्बी जो है संग्रहालय उसमें रखा गया है। अब एक बार देख लीजिए सर सरसरी नजर से। सबसे पहले हमने देखा था पाषाण काल, उसका विभाजन किया, फिर पुरापाषाण काल को उठाया, उसको 3 भागों में बांट दिया, फिर निम्न पुरापाषाण काल देखा सर, जिसके अंतर्गत हमने चौपर चौपिंग संस्कृति देखी और हैंडेक संस्कृति देखी। उसके बाद सर हमने मध्य पुरापाषाण काल को उठाया, जिसमें हमने देखा कि अब पत्थर जेस्पर और चर्ट हो गए, जिनके फलकों से उपकरण बनाए जाने लगे, जिसमें स्क्रैपर आदि मुख्य थे। और इस संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, और जो कहने वाला व्यक्ति है वो है सांकलिया। इसके बाद हमने निम्न पुरापाषाण काल देखा, जिसमें ब्लेड और ब्यूरिन जैसे उपकरणों का प्रयोग होने लगा। इसीलिए संस्कृति क्या बोलते हैं, ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति बोलते हैं। यहाँ एक स्थल है लोहदा नाला, जो इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है सर। यहां से ब्लेड और ब्यूरिन जैसे उपकरणों को मिला, ब्लेड और ब्यूरिन उपकरणों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना। और लोहदा नाला से मात्र देवी की प्रतिमा भी मिली है, जिसे वर्तमान कौशाम्बी संग्रहालय में रखा गया। तो इसके साथ हमारा पूरा पाषाण कंप्लीट हो गया। 2 फैक्ट देख लीजिए सर जो इंपॉर्टेंट है। एक है सर भीमबेटका, ये पुरापाषाण कालीन स्थल है, याद रखना। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन में पड़ता है। कहां? मध्य प्रदेश। यहां से हमको कुछ गुफाओं में शैल चित्र मिले। क्या मिले हैं सर? शैल चित्र। और ये जो शैल चित्र है, ये विश्व के सर्वाधिक प्राचीनतम शैल चित्र है। क्या है ये? प्राचीनतम शैल चित्र है ये। और ये जो भीमबेटका स्थल है, इसकी खोज की है सर बाकड़कर महोदय। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का स्थल है, इसलिए मध्य प्रदेश लोक सेवा परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ना। 1958 में सर इसकी खोज करी गई है। कब? 1958 में। किसने की सर? तो याद रखना बाकड़कर ने। स्थल है कहां? तो रायसेन में। इससे क्या प्राप्त होता है? तो शैल चित्र प्राप्त होते हैं। यानी कि पुरापाषाणकालीन मनुष्य जब फ्री टाइम पे बैठता था तो क्या चित्रकारी करता था, यानी कि दीवारों पर चित्र उकेरा करता था। जैसे अगर आप कहीं देखोगे तो घोड़ों की सवारी करते हुए चित्र या किसी का शिकार करते हुए चित्र आदि आपको मिल जाएगा भीमबेटका में। और जिससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो याद रखना देगा सर, पाषाण काल और ऐतिहासिक काल दोनों की सर अगर कहीं से सबूत मिलते हैं ना तो वो है सर भीमबेटका। यानी कि पाषाण काल के मनुष्य ने भी भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी की, फिर आदि ऐतिहासिक काल के मनुष्य ने भी भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी की, और सर ऐतिहासिक काल के मनुष्य ने भी जो है भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी की। यानी कहीं से भी अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि एकमात्र स्थल यहां पर प्राग ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल या फिर पाषाण काल से लेके ऐतिहासिक काल तक के अगर कहीं साक्ष्य मिलते हैं तो वो है भीमबेटका। इसके बाद एक स्थल और देखते हैं सर, हथनौरा। हथनौरा सर मध्य प्रदेश के सीहोर, बहुत इंपोर्टेंट है सर ये, मध्य प्रदेश के सीहोर से सीहोर में हथनौरा है। कहां? मध्य प्रदेश। यहां अगर आप देखोगे एक बार सौनकीय महोदय याद रख लेना, 90 सौनकीय महोदय, में 1982 में सौनकीय महोदय जी हथनौरा की
जो है विजिट करते हैं, ट्रेवल यात्रा करते हैं, तो उन्हें सबसे पहले वहां पर एक मानव खोपड़ी मिली। क्या मिली सर? मानव खोपड़ी। और ये मानव खोपड़ी विश्व में अभी तक मिली हुई किसी भी मानव कंकाल में प्राचीनतम थी। यानी विश्व में अगर कोई मनुष्य का कंकाल सबसे प्राचीनतम है तो यही मानव की खोपड़ी थी सर। और खोजकर्ताओं ने इसको नाम दे दिया नर्मदा मानव। क्या नाम दे दिया? नर्मदा मानव। या इसको एक और नाम दे दिया गया है जिसे बोलते हैं हम होमो इरेक्टस नर्मदेसिस। होमो इरेक्टस नर्मदेसिस। हथनौरा सीहोर में फोनकिया महोदय ने खोज करी 1982 में। यह विश्व में अभी तक मिला हुआ प्राचीनतम कंकाल है मनुष्य का। और ये इसे नाम क्या दिया गया है? नर्मदा मानव और होमो इरेक्टस नर्मदेसिस। अब बहुत लोगों के दिमाग में आगे आ रहा होगा सर इसको होमो इरेक्टस क्यों कहा गया है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे सर तो मैं आपको बता दूं, हमने मानव का विकास कराया है। क्या? मानव का विकास। मानव का विकास जिसमें हमने इंसान को रामापिथेकस से लेके होमोसेपियन तक की जनरल जर्नी कंप्लीट कराई है। होमोसेपियंस तक की जर्नी कंप्लीट कराई है। जनरली कैसा होता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है या विद्वानों का मानना है कि मनुष्य प्रारंभ में एक बंदर जैसा जीव था, चिंपैंजी जिसे कह सकते हैं सर। उसे हमने नाम दिया रामापिथेकस। ये चारों पैरों पे चलने वाला बंदर है। इसके बाद जब रामापिथेकस ने खुद को विकसित किया तो एक ब्रीड निकल के आई जिसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये पहला मनुष्य है जिसने अपने दो पैरों पे चलना प्रारंभ किया, लेकिन ये झुक के चलता है, याद रखना। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस खुद को विकसित करता है तो एक ब्रीड निकल के आती है सर होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या निकल के आता है सर? होमो इरेक्टस। और ये जो मानव है ना होमो इरेक्टस, ये पहली बार मनुष्यों की पीढ़ी में खड़ा होने वाला पहला मानव है। यानी कि इसे सीधा मानव कहते हैं। यानी कि होमो इरेक्टस अब अपनी कमर पे झुका हुआ नहीं है जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। होमो इरेक्टस सीधा खड़ा हो सकता है। और जब मनुष्य सीधा खड़ा हो गया तब मनुष्य ने अब अपने मस्तिष्क को विकसित करना प्रारंभ कर दिया। तो पहली बार जिस मनुष्य में मस्तिष्क का विकास हो रहा है सर उसको कहते हैं निएंडरथाल। और जब निएंडरथाल खुद को और ज्यादा विकसित करता है तब निकल के आता है होमोसेपियन, जिसे क्या बोलते हैं? बुद्धिजीवी मानव। यानी कि ऐसा मनुष्य जिन्होंने अपने बुद्धि का विकास अच्छा खासा कर लिया। इस सबको बताने का एकमात्र कारण था होमो इरेक्टस। तो सर ये जो मनुष्य था ना होमो इरेक्टस नर्मदेसिस, यानी कि ये जो मानव की खोपड़ी मिली थी वो होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी मिली थी। इसलिए सर हमने इसको क्या नाम दे दिया? होमो इरेक्टस नर्मदेसिस। इसी के साथ हमारा पूरा पाषाण काल कंप्लीट हो गया। कल हम मध्य पाषाण और नव पाषाण काल को भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर सर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल ने 2021 प्रीलिम्स जो अप्रैल में कंडक्ट होने वाला 24 अप्रैल, इसके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस लॉन्च किया जो आपको उत्थान एकेडमी के चैनल पे मिल जाएगा। सर प्रारंभिक 3 महीनों में अगर आप देखेंगे तो हम आपका कंप्लीट सिलेबस कराएंगे यूनिट 22, और अंतिम 2 माह में जो है एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे सर। यानी कि
5 महीने का ये जो अपन जो जर्नी साथ में तय करेंगे, तो उत्थान एकेडमी अपना प्रयास करेगा कि आपको प्रीलिम्स तक करीब तक लेके जाए। तो फिर याद रखना 24 अप्रैल, और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ऐसे लोग जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो फिर देखिए। और जब ये अगर किसी को कंटेंट ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स आप कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए सर कि हमको ये सब पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो हम आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा देंगे। लेकिन देखना जब 40-50 लोग बोलेंगे ना तब हम इसको डालना स्टार्ट करेंगे सर। अगर 40-50 लोग आकर हमसे ये बोलते हैं कि नहीं सर हमें इसको पीडीएफ फॉर्म चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उत्थान एकेडमी, उससे ऐड हो जाइए सर, और आपको उसमें पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ हमारा आज तक जो कराया जाएगा सब कुछ मिलेगा। और ये सारी चीजें बाय सीक्वेंस चलेंगी। हिस्ट्री कंप्लीट कराई जाएगी सर आपको, यहाँ पे ज्योग्राफी कंप्लीट, पॉलिटी यानी कि यूनिट वाइज आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद।